अध्याय 583 3 में से एक चुनें। इस क्षण ली जुन ने अपने सामने खाली सड़क को देखा और अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। पूरी सड़क पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई वाहन। सब कुछ एक ही पल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पीछे रह गया था तो केवल एक अविकसित खाली भूखंड। अत्यधिक मूल्यवान शहर के केंद्र में ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना असंभव था। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, ली जुन को एहसास हुआ कि गायब होने वाला क्षेत्र लगातार बाहर की ओर फैल रहा है। सड़क की सतह ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज द्वारा नष्ट की जा रही हो, जो आंखों के सामने से तेजी से ओझल होती जा रही थी। उसने कहा, घोस्ट डोमेन का दायरा बढ़ रहा है। ... ली जुन के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और फिर उसने तुरंत सभी कर्मचारियों को वहां से निकलने की तैयारी करने का आदेश दिया, खुद भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। एक बार घोस्ट डोमेन की चपेट में आने के बाद कोई भी अपनी उत्तरजीविता का आश्वासन नहीं दे सकता था, क्योंकि घोस्ट डोमेन के अंदर निश्चित रूप से एक भूत मौजूद होता है। हालांकि ली जुन ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह ये थी कि घोस्ट डोमेन फैल नहीं रहा था बल्कि आगे बढ़ रहा था, और इसके बढ़ने की दिशा बहुत ही विशिष्ट थी। रोहित की स्थिति अत्यंत गंभीर है। वह घोस्ट डोमेन के चौथे स्तर के भीतर फंसा हुआ है और उसके पास केवल आधा सिर और एक घोस्ट आई बची है। वह असहाय होकर देख रहा है कि उसका अपना ही बिना सिर वाला शरीर बेकाबू होकर तबाही मचाने की ओर बढ़ रहा है। ये शरीर जीवित लोगों के सिरों की तलाश में है, और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह एक भयानक त्रासदी का रूप ले लेगा। अपनी इस हालत में रोहित अकेले कुछ भी करने में असमर्थ है। उसे अपना सिर वापस जोड़ने के लिए किसी की मदद की सख्त जरूरत है। वह पिंगोन होटल को देख पा रहा है, जो सामान्य लोगों के लिए नहीं बल्कि केवल घोस्ट हैंडलर्स के लिए है। हालांकि वह पूरे होटल को अपने डोमेन में खींच सकता है, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा होगा क्योंकि इससे वहां मौजूद अन्य शक्तियों के जागने का खतरा है, जिससे स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित हो सकती है। अंततः रोहित को अपने परिचितों में से किसी एक को चुनना है जिस पर वह भरोसा कर सके। उसके सामने 3 विकल्प हैं, अनिल, पुनीत और गुनगुन। ये तीनों उसके साथ पिछले एक बड़े हादसे घोस्ट एनवॉय घटना में शामिल थे, इसलिए उनके बीच भरोसे का एक आधार है। उसे इनमें से केवल एक को चुनकर अपने डोमेन में बुलाना है ताकि वह उसकी जान बचा सके और इस तबाही को रोक सके। जेमिनाई सेड, रोहित के पास समय बहुत कम है और उसे तुरंत निर्णय लेना है। वह मदद के लिए अपने 3 साथियों पुनीत, अनिल और गुनगुन के बारे में विचार करता है। वह सबसे पहले पुनीत को खारिज कर देता है क्योंकि वह अनुभवहीन है और पिछले संकटों में घबरा गया था। अब मुकाबला अनिल और गुनगुन के बीच है। अनिल अनुभवी है और उसे घोस्ट ईटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति स्थिर नहीं है, जिससे उसके भीतर के प्रेत के फिर से जागने का खतरा है। साथ ही रोहित को डर है कि उसका बिना सिर वाला शरीर अनिल की शक्तिशाली प्रेत ऊर्जा की ओर अधिक आकर्षित होगा। अंत में रोहित गुनगुन को चुनता है। वह शांत है, उसकी स्थिति स्थिर है और वह अनिल की तुलना में कम जोखिम भरी है। जिस समय रोहित उसे चुनने का फैसला करता है, गुनगुन बेखबर होकर टीवी देख रही होती है। जैसे ही रोहित का घोस्ट डोमेन होटल की ओर बढ़ता है, अनिल को अपनी छठी इंद्रिय से खतरे का एहसास होता है। वह खिड़की के बाहर देखता है जहां अंधेरा तेजी से होटल को अपनी चपेट में ले रहा है, जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। लानत है, यह क्या हो रहा है? अनिल झटके के साथ बिस्तर से उछल पड़ा। वह बाहर भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके कदम ठिठक गए। इस घुसपैठ की सीमा और गति को देखकर यह साफ था कि पूरी इमारत इसकी चपेट में आने वाली है। बिना किसी घोस्ट डोमेन के सहारा लिए यहां से भाग निकलना मुमकिन नहीं था। होटल के अन्य लोग भी इस अनहोनी को भांप चुके थे। कुछ लोग जानते थे कि शायद वे बच ना पाएं, फिर भी वे पागलों की तरह अपने कमरों से बाहर की ओर भागे। उन्हें लगा कि कुछ कदम दूर जाना भी रुकने से बेहतर है। दूसरी ओर गुनगुन उतनी सतर्क नहीं थी। शायद प्रेत के प्रभाव ने उसे दूसरों की तरह संवेदनशील नहीं बनाया था। वह सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और उसे अंदाज भी नहीं था कि बाहर की लाइटें बुझ चुकी हैं और एक अदृश्य पारलौकिक शक्ति पूरे होटल में समा रही है। तभी उसके कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और टीवी की तस्वीर भी बिगड़ने लगी, जैसे सिग्नल में कोई बाधा आ रही हो। गुनगुन ने पलकें झपकाईं और ऊपर देखा। खड़े होते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अगले ही पल कमरे की सारी रोशनी गुल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन यह अंधेरा जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। होटल की खिड़कियों से एक गहरा लाल प्रकाश भीतर आने लगा, जिसने हर चीज को लाल रंग में सराबोर कर दिया। पूरा नज़ारा एक अजीब और डरावनी अनुभूति दे रहा था। ये तो रोहित का घोस्ट डोमेन है। गुनगुन पहले तो तनाव में आ गई और बेहद सतर्क हो गई, लेकिन लाल चमक को देखते ही उसने राहत की सांस ली। रोहित के घोस्ट डोमेन की विशेषताएं इतनी अलग थीं कि उसने पहले भी कई बार इसे देखा था और तुरंत पहचान लिया।
अध्याय 584 गुनगुन का कदम। रोहित ने अचानक बिना किसी वजह के घोस्ट डोमेन क्यों खोल दिया? होटल के कमरे के अंदर गुनगुन घबराई नहीं थी, बल्कि वह थोड़ी उलझन में थी। इस समय तक उसने किसी अलौकिक घटना के बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी। हालांकि घोस्ट पेंटिंग प्रेत चित्र की घटना गंभीर थी, लेकिन वह अभी भी खोजबीन के चरण में थी और अभी तक किसी से वास्तविक सामना नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फिर से किसी से झगड़ा हो गया हो? गुनगुन इस बात पर शक किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वह रोहित के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। उसके साथ तालमेल बिठाना सबसे आसान काम नहीं था। हमेशा कुछ ऐसे निडर लोग होते थे जो अंततः उससे भिड़ जाते थे, और वह सोचती थी कि वे लोग आखिर सोच क्या रहे थे। शायद उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह खिड़की के पास गई और इमारत के बाहर झांका। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही था, बिना किसी बदलाव के, सिवाय इसके कि उसे कोई पैदल यात्री या गुजरता हुआ वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी दुनिया लाल रोशनी की एक परत में लिपटी हुई थी, और वहां पसरा सन्नाटा एक अजीब और भयानक माहौल का एहसास करा रहा था। चलो देखते हैं, ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। एक बार जब गुनगुन ने यह सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जब तक कि रोहित अपना घोस्ट डोमेन वापस नहीं ले लेता। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से दूर जाने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि एलसीडी टीवी की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, जैसे सिग्नल में कोई गंभीर बाधा आ रही हो और वह सामान्य रूप से तस्वीर प्रसारित नहीं कर पा रहा हो। जेमिनाई सेड, लगता है अब टीवी ड्रामा देखने का कोई मौका नहीं है, गुनगुन ने थोड़ी लाचारी से कहा। घोस्ट डोमेन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। पारलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण लाइटें टिमटिमाना और सिग्नल का रुकना एक आम बात थी। गुनगुन टीवी बंद करने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन पर कुछ लाल अक्षर उभरने लगे। घबराओ मत, मैं रोहित हूँ। गुनगुन ठिठक गई और आसपास देखा, पर रोहित कहीं नहीं था। वह मुस्कुराते हुए टीवी की ओर देखकर बोली, कप्तान, इतनी रात को मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? कहीं आप मुझे याद तो नहीं कर रहे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके कमरे में आकर आपका साथ दूं? टीवी पर लाल अक्षर बदलते रहे, स्थिति बहुत गंभीर है। मैं बहुत बुरी हालत में हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गुनगुन का लहजा तुरंत बदल गया, आपको मेरी मदद चाहिए? बताइए क्या हुआ है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। अक्षर फिर उभरे, मुझ पर किसी भयानक शक्ति ने हमला किया है। मेरा सिर मेरे शरीर से अलग हो गया है, मुझे इसे वापस जोड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। गुनगुन सन रह गई, उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। टीवी पर अगला संदेश आया, मेरा सिर पिंगोन होटल के बाहर सड़क पर है। अगर मदद करना चाहती हो तो तुरंत आओ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरे पास एक घोस्ट कैंडल प्रेत मोमबत्ती है। रोहित को गुनगुन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, वह बस संकेतों के जरिए अपनी बात कह रहा था। गुनगुन ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह होटल के गलियारे के बजाय सीधे सड़क पर पहुंच गई। घोस्ट डोमेन ने वातावरण को बदल दिया था। सड़क पर अफरा तफरी मची थी। गुनगुन ने जमीन पर खून के धब्बे देखे और दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां एक लाल मोमबत्ती और एक पुराना टोन म्यूजिक बॉक्स रखा था। लेकिन जो नज़ारा उसने देखा वह दहला देने वाला था। रोहित का शरीर गायब था, वहां केवल उसका 2 हिस्सों में बटा हुआ सिर पड़ा था। उसकी एक डरावनी आंख सीधे गुनगुन को देख रही थी। जमीन पर खून से एक और लाइन लिखी दिखी, मेरा शरीर पुनर्जीवित रेजरेक्ट हो रहा है। उसे जल्दी ढूंढो और मेरा सिर वापस जोड़ दो, तभी मैं बच पाऊंगा। गुनगुन ने रोहित के सिर को सावधानी से अपने कोट में लपेटा और उठाया। उसने देखा कि खून के पदचिह्न भीड़भाड़ वाले इलाके की ओर जा रहे हैं। कप्तान, ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बाहर गिर गया है, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, उसने खुद से कहा। खून के अक्षर फिर चमके, जल्दी करो, समय नहीं है। गुनगुन रोहित का कटा हुआ सिर हाथ में लिए उन खूनी कदमों के पीछे भागने लगी। वह जानती थी कि रोहित का सिर सुरक्षित है, लेकिन उसका भटकता हुआ बिना सिर वाला शरीर अब इस शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। जेमिनाई सेड, अध्याय 585, अच्छा और बुरा। गुनगुन रोहित का सिर थामे हुए उसी दिशा में आगे बढ़ी जिस ओर वह बिना सिर वाला शरीर गया था। सड़क काफी साधारण और सीधी थी, जिससे दिशा पहचानना आसान था। रास्ता भटकने का कोई डर नहीं था और उस शरीर के मिलने की संभावना भी काफी अधिक थी, लेकिन यदि आसपास की इमारतों और दुकानों को भी गिना जाए तो कठिनाई काफी बढ़ जाती थी। अच्छी किस्मत रही तो थोड़ा और चलने पर वह पुनर्जीवित होता हुआ भयानक शरीर मिल सकता था। लेकिन किस्मत खराब हुई तो हो सकता है कि ढूंढने से पहले ही रोहित का शरीर पूरी तरह से एक प्रेत के रूप में जाग जाए। पैरों के खून के निशान धुंधले पड़ रहे हैं। गुनगुन तेजी से उन ताज़ा खूनी पदचिह्नों का पीछा कर रही थी जो रोहित के शरीर ने छोड़े थे।
हालांकि जब वह सड़क के बीचों बीच पहुंची तो खून के निशान दिखने बंद हो गए, जमीन पर कोई सुराग बाकी नहीं था। सड़क पर लोग अब घबराने लगे हैं, उन्हें घोस्ट डोमेन की असामान्यता का एहसास हो गया है। इसलिए अब वे सब बेतरतीब ढंग से इधर उधर भाग रहे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। गुनगुन ने गहरी चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पैदल चलने वालों की इस अफरा तफरी का मतलब था कि प्रेत उनमें से किसी पर भी हमला कर सकता था। वह किसे और कहाँ निशाना बनाएगा, ये तय करना बहुत मुश्किल था। अगर ये सभी लोग एक ही जगह जमा होते तो काम आसान हो जाता। उसने अपने हाथ में मौजूद रोहित के सिर पर एक नज़र डाली। गुनगुन को रोहित की ओर से कोई संकेत नहीं मिला, जिसका अर्थ था कि उसके पास भी अपने शरीर को खोजने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो अब वह रोहित का शरीर कहलाने के लायक नहीं रह गया था। उसे बिना सिर वाले प्रेत, हेडलेस गोस्ट का शव कहा जाना चाहिए। रोहित के नियंत्रण के बिना उसका शरीर एक शुद्ध हिंसक प्रेत बन चुका था, जो किसी भी साधारण भूत से कहीं अधिक भयानक था। खोज जारी रखनी होगी। गुनगुन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह जानती थी कि जितनी जल्दी वह रोहित के शरीर को ढूंढ लेगी, सब उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जेमिनाई सैड, अगर इसमें बहुत अधिक समय लगा तो हर तरह की भयानक बातें हो सकती थीं। रोहित ने भी सड़क पर खून के पैरों के निशानों को गायब होते देखा और उसकी बची हुई घोस्ट आई प्रेत आंख उस बिना सिर वाले शरीर के स्थान की तलाश कर रही थी। चूंकि यह आंख वह नहीं थी जो घोस्ट डोमेन खोल सके, इसलिए वह डोमेन के भीतर सब कुछ समझने में असमर्थ था और उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी आंख से ही देखना पड़ रहा था। क्या मैं अपने शरीर को एक वास्तविक हिंसक प्रेत में बदलने से पहले ढूंढ पाऊंगा? उसने मन ही मन सोचा। हालांकि गुनगुन द्वारा उसे बचाना और जानकारी को समय पर समझना एक बेहतरीन शुरुआत थी, लेकिन वर्तमान कार्रवाई ही वास्तव में ये तय करने वाली थी कि वह जीवित रहेगा या मरेगा। मेरा शरीर मुख्य सड़क पर नहीं है। रोहित की घोस्ट आई की दृष्टि उत्कृष्ट थी, जिससे वह सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकता था। उसने तेजी से विकल्पों को छांटा, लेकिन उसे अपना लक्ष्य नहीं मिला। गुनगुन ने भी शायद इस बात पर ध्यान दिया। वह बार बार दोनों तरफ की दुकानों की ओर देख रही थी, जैसे उसे संदेह हो कि रोहित का शरीर उनमें से किसी एक में घुस गया हो। यह अंदाजा सही था। उसी समय एक बिना सिर वाला शव, जिसका पूरा शरीर जमे हुए खून से ढका था, भारी कदम उठा रहा था। वह उस स्थान से जहां रोहित पर हमला हुआ था, चौड़ी सड़क के साथ साथ सड़क के उस छोर की ओर चल रहा था जहां कारों की भीड़ जमा थी। वहां इस स्थिति में फंसे अधिकांश राहगीर इकट्ठा थे और यहां हो रही अजीब घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी पीठ इस दिशा में थी, बिना सिर वाले प्रेत हेडलेस गोस्ट के शव का लक्ष्य बनता दिख रहा था। वह आदमी अन्य अजनबियों के साथ स्थिति पर चर्चा कर रहा था और मदद के लिए फ़ोन कर रहा था। कभी फ़ोन काम करता, कभी नहीं। वह बमुश्किल कुछ शब्द ही बोल पा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई सुन नहीं पा रहा था, जिससे वह इतना निराश हो गया कि लगभग अपना फ़ोन पटकने ही वाला था। तभी उस आदमी ने पास की दुकानों में उपलब्ध कंप्यूटरों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर कॉल नहीं लग रही है तो शायद इंटरनेट के जरिए मदद मांगना आसान हो। वह तुरंत मुड़ा और एक पास की दुकान की ओर चल दिया। जैसे ही वह मुड़ा, उसके ठीक पीछे मौजूद बिना सिर वाला शव भी मुड़ गया और उसका पीछा करने लगा। खतरे का आतंक चुपचाप करीब आ रहा था, फिर भी वह व्यक्ति पूरी तरह से अनजान था। अरे, क्या तुमने अभी देखा? कोई बिना सिर वाला व्यक्ति वहां से गुजरा है, किसी ने अविश्वसनीय रूप से अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा। वह व्यक्ति खून से लथपथ था, लेकिन उसका सिर नहीं था। चर्चा के बीच जैसे ही भूत शब्द का जिक्र हुआ, लोग घबराने लगे। हालांकि लाल रोशनी में लिपटी दुनिया को देखकर कुछ लोग पहले ही खतरा भांप चुके थे। वह युवा जोड़ा जिसने शव को खड़े होते देखा था, वे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन हकीकत क्रूर थी। ये घोस्ट डोमेन की चौथी परत थी और वे चाहे किसी भी रास्ते पर जाते, यहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। बचने का एकमात्र तरीका यही था कि रोहित का सिर वापस उसके शरीर से जुड़ जाए और वह इस डोमेन को हटा ले। गुनगुन भी तेजी से रोहित का सिर लिए बिना सिर वाले प्रेत की तलाश कर रही थी। इस तरह खोज जारी रखना सही नहीं है। सड़क बहुत लंबी है, शव जरूर किसी दुकान या इमारत में घुस गया होगा, गुनगुन ने हाँफते हुए कहा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। तभी रोहित ने उसकी बेचैनी देखी और उसके चेहरे के सामने लाल अक्षर तैरने लगे। घोस्ट कैंडल प्रेत मोमबत्ती का इस्तेमाल करो। गुनगुन एक पल के लिए ठिठकी, फिर रोहित का मतलब समझ गई। जब एक घोस्ट कैंडल जलाई जाती है तो उसकी रोशनी हिंसक प्रेतों के हमलों से बचाती है। लेकिन यहाँ इसका मुख्य काम प्रेत का स्थान पता लगाना था। प्रेत के जितना करीब होंगे, मोमबत्ती की लौ उतनी ही तेजी से जलेगी। ठीक है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। गुनगुन ने दांत पीसते हुए वह मोमबत्ती जलाई जो रोहित ने छोड़ी थी। मोमबत्ती जल उठी। फिलहाल आसपास कोई प्रेत नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे जल रही थी।
एड टोन म्यूजिक बॉक्स का शाप अभी भी रोहित के दिमाग में गूंज रहा था। उसने सोचा कि यह शाप कितना खतरनाक है जिसे मोमबत्ती भी नहीं रोक सकती। लेकिन अभी रोहित के लिए ये शाप मायने नहीं रखता था, अगर सिर शरीर से नहीं जुड़ा तो वह वैसे भी मर जाएगा। हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए गुनगुन सड़क के किनारे दौड़ने लगी। वह लगातार मोमबत्ती की लौ पर नजर रख रही थी। जल्द ही घोस्ट कैंडल प्रेत मोमबत्ती का प्रभाव तब पूरी तरह स्पष्ट हो गया जब गुनगुन दुकानों की एक कतार के पास से गुजरी और मोमबत्ती की लौ अचानक बड़ी होकर तेजी से जलने लगी। प्रेत यहीं आसपास है। गुनगुन अचानक रुक गई। उसकी और रोहित की घोस्ट आई ने एक साथ आसपास छानबीन की। तभी एक दुकान के भीतर उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काउंटर पर कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसके ठीक पीछे खून से लथपथ रोहित का बिना सिर वाला शरीर खड़ा था। वह व्यक्ति स्क्रीन में इतना खोया था कि उसे अपने पीछे मौत की आहट तक सुनाई नहीं दी। मिल गया। गुनगुन की आंखें चमक उठीं। आखिरकार रोहित के शरीर का पता चल गया था, लेकिन वह शरीर हमला शुरू कर चुका था। गुनगुन उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाई और दुकान की ओर दौड़ी, लेकिन प्रेत की गति बहुत तेज थी। उसने उस आदमी के सिर को अपने हाथों से जकड़ लिया। वह व्यक्ति चीखा, पर उन हाथों की ताकत इतनी अधिक थी कि उसकी खोपड़ी दबने लगी। हालांकि एक चमत्कार हुआ। बिना सिर वाले प्रेत हेडलेस गोस्ट की खासियत शरीर के अंगों को अलग करना है, लेकिन इस बार वह आदमी का सिर नहीं उतार पाया। रोहित ने महसूस किया कि उसके हाथों में पहने हुए विशेष दस्ताने, जो उसने पहले अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पहने थे, प्रेत की शक्ति को रोक रहे थे। यह मौका है। गुनगुन दुकान के भीतर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, नज़ारा बदल गया। वहां कोई प्रेत नहीं था, बस उस आदमी की कुचली हुई लाश पड़ी थी। वह दृश्य जो गुनगुन ने बाहर से देखा था, वह बीत चुके कुछ मिनटों की घटना थी। रोहित ने संकेतों से समझाया, ये घोस्ट डोमेन की चाल है। प्रेत ने अब घोस्ट आई पर नियंत्रण पा लिया है और वह हमें धोखा दे रहा है। वह इसी डोमेन की किसी दूसरी परत में छिपा है। रोहित को समझ आ गया था कि स्थिति अब उसके हाथ से निकल रही है। अगर उसका शरीर घोस्ट आई की शक्तियों का पूरी तरह इस्तेमाल करने लगा तो उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर पिंगॉन टावर में राजनीतिक घमासान। जहां गुनगुन रोहित को बचाने में जुटी थी, वहीं मुख्यालय और फ्रेंच सर्कल रोहन और उसकी टीम के बीच रोहित की मौत को लेकर बहस छिड़ गई थी। रोहन ने फोन रखते हुए कहा कि मुख्यालय रोहित की मौत की खबर दबाने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। रमन ने पूछा, क्या शर्तें हैं? रोहन ने जवाब दिया, हमें अपनी आधी संपत्ति और 3 प्रयोग प्रोजेक्ट्स उन्हें सौंपने होंगे। साथ ही रोहित के शरीर से जो प्रेत पैदा होगा, उसे काबू करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर हम नहीं माने तो महेश बाबू खुद यहां आएंगे और फिर किसी को नहीं बख्शेंगे। सकल के अन्य सदस्य इस पर भड़क गए, क्योंकि यह उनकी आधी ताकत खत्म करने जैसा था। जेमिनाई सेड। रमन ने शांति से कहा, वे वास्तव में बहुत कड़ा रुख अपना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यालय के पास हमारे फ्रेंच सर्कल को खत्म करने की क्षमता है, लेकिन वे वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान बहुत ज़्यादा है। चाहे हम मरें या उनके कई कप्तान मारे जाएं, इसका परिणाम अंततः एक बड़ी पारलौकिक घटना, पैरानॉर्मल इवेंट की होगा। तब तक हम जीवित लोग आपस में लड़कर मर चुके होंगे, जबकि खूंखार प्रेत बिना किसी रोक टोक के तबाही मचाएंगे। हर कोई जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें उन्हें समझौता करने का एक रास्ता देना होगा। हम पहले उनकी बात मान लेंगे और फिर स्थिति के अनुसार काम करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा आक्रामक रहे हैं तो हमें अब थोड़ा झुकना होगा। जब लड़ाई जारी रखना मुमकिन न हो, तब यह समय अपनी अपनी रणनीतियों से लाभ हासिल करने का होता है। रमन ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी बात जारी रखी। रोहन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह तर्कसंगत लगता है। उस समय कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास बैठे कई लोगों ने राहत की सांस ली। इससे यह भी साबित हो गया कि रमन की रणनीति सही थी। उसने कड़ा रुख अपनाकर मुख्यालय को चकमा दे दिया था, जिससे रोहित की मौत उनके लिए एक वरदान बन गई। भले ही कुछ लाभ हाथ से निकल गए, लेकिन कम से कम बड़ी समस्या सुलझ गई थी। हालांकि मुख्यालय और फ्रेंच सर्कल के सदस्य एक सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे थे। क्या होगा अगर रोहित मरा न हो और अचानक वापस लौट आए? तब क्या होगा? रोहित को अभी तक ये नहीं पता था कि उस पर हुआ हमला फ्रेंच सर्कल की एक साजिश थी, और न ही वह मुख्यालय के समझौते के फैसले से वाकिफ था। एक बार जब उसे सारी सच्चाई पता चलेगी तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। लेकिन किसी ने भी इस बिंदु पर विचार नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़रों में रोहित की नियति तय हो चुकी थी। वह किसी अज्ञात पारलौकिक घटना में मारा जा चुका था, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। अध्याय 586, चेतना की वापसी। शाम के करीब 8 बजे टिंग टिंग मुख्यालय से एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया।
शहर के उन सभी घोस्ट हंटर्स को जिनके पास सैटेलाइट पोजीशनिंग वाले मोबाइल फ़ोन थे, ये संदेश प्राप्त हुआ। इस सूचना को प्राप्त करना अनिवार्य था, इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं था। रोहित किसी अज्ञात अलौकिक घटना में शामिल था, उसके मारे जाने की आशंका है। घटना इस स्थान पर हुई। इस क्षण अनिल, जो अभी भी पिंगोन होटल में ही रुका हुआ था, ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर नज़र डाली। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव सदमे और अविश्वास में बदल गए। घोस्ट आई रोहित अचानक मर गया। ये निश्चित रूप से एक मजाक होगा। संदेश को बार बार पढ़ने के बाद अनिल ने पुष्टि की कि यह वास्तव में मुख्यालय द्वारा भेजा गया था, न कि अचानक आया कोई शरारत भरा संदेश। घटनास्थल पिंगोन होटल के पास की ही एक सड़क थी। फिर वह खिड़की की ओर झपटा और बाहर झांकने लगा। अनिल ने पहले भी होटल की ओर किसी अज्ञात चीज को बढ़ते हुए देखा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि वह बाद में ओझल हो गई थी। ये सच है, घटनास्थल के पास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। होटल में पहले जो अलौकिक घुसपैठ हुई थी, वह जरूर कोई अज्ञात प्रेत रहा होगा, अनिल ने धीरे से कहा। उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। क्या इस स्तर का एक शीर्ष कैप्टन स्तर का घोस्ट हंटर वास्तव में इस तरह मर सकता है? अभी दोपहर के समय ही वह लॉबी में रोहित के साथ टीम बनाने पर चर्चा कर रहा था। अगर कपिल उसे अपने यहाँ खाने पर खींचकर नहीं ले गया होता, तो अब तक उनकी टीम बन चुकी होती। जेमिनाई सैड, मुख्यालय से आए संदेश ने पूरी दुनिया के घोस्ट हंटर्स के बीच खलबली मचा दी थी। अनिल पिंगोन होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस रोहित के साथ वह टीम बनाने वाला था, वह इतनी जल्दी मारा जा सकता है। शहर के दूसरे कोनों में सौम्यजीत, सागर और किशन जैसे लोग भी इस खबर को पढ़कर स्तब्ध थे। कुछ को दुख था, तो सागर जैसे कुछ लोग रोहित के कैप्टन का पद खाली होने की संभावना से खुश थे। जयपुर शहर के भानगढ़ गांव हुवैंगैंग विलेज से रोहित के सफर को देखने वाले ली जुन को भी गहरा दुख था। वहीं प्रीतम जैसे अनुभवी लोग समझ चुके थे कि यह रोहित की स्वाभाविक मौत नहीं, बल्कि फ्रेंड सर्कल की घिनौनी साजिश का परिणाम है। लेकिन असली संघर्ष घोस्ट डोमेन की चौथी परत के भीतर चल रहा था। घोस्ट डोमेन के भीतर एक अंतहीन खूनी खेल। गुनगुन रोहित का सिर लिए सड़क पर भाग रही थी, लेकिन वह जहां भी पहुंचती, उसे केवल एक ताज़ा लाश मिलती। रोहित का बिना सिर वाला शरीर अब और भी घातक हो चुका था। बढ़ती रफ्तार, पहले और दूसरे शिकार के बीच 3 मिनट का अंतर था, लेकिन अब हर 30 सेकंड में एक नई मौत हो रही थी। अनूठा हमला, रोहित के हाथों में मौजूद दस्तानों की वजह से प्रेत किसी का सिर धड़ से अलग नहीं कर पा रहा था। इसके बजाय वह हताशा में लोगों के सिरों को अपनी पूरी ताकत से कुचल रहा था। शिकार की तलाश, चूंकि उसे अपना सिर नहीं मिल रहा था, वह एक खौफनाक चक्र विशिष्ट लूप में फंस गया था। ढूंढना, मारना, फिर ढूंढना। गुनगुन समझ गई थी कि भागकर उसे पकड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रेत अब घोस्ट डोमेन का इस्तेमाल करके कहीं भी गायब हो सकता था। उसने एक साहसी फैसला लिया, खुद को चारेक बेट के रूप में इस्तेमाल करना। उसने घोस्ट कैंडल बुझा दी ताकि प्रेत उसकी ओर आकर्षित हो सके। वह जानती थी कि रोहित का शरीर केवल 2 ही तरह के लोगों को निशाना बनाता है, जिनकी पीठ प्रेत की तरफ हो, जिनका सिर ताज़ा और स्वस्थ हो। गुनगुन एक घोस्ट कंट्रोलर थी, इसलिए उसका शरीर सामान्य लोगों जितना ताज़ा नहीं था, शायद इसीलिए प्रेत उसे अब तक छोड़ रहा था। लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। हर चीख के साथ सड़क पर सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। रोहित, जो अब केवल एक कटा हुआ सिर और एक घोस्ट आई मात्र रह गया था, असहाय होकर अपनी ही आंखों के सामने अपनी शक्ति को तबाही मचाते देख रहा था। उसे इंतजार था उस एक पल का, जब उसका शरीर गुनगुन पर हमला करे और वह वापस अपने अस्तित्व को जोड़ सके। एक अकेली घोस्ट आई क्या कर सकती थी? अपने ही घोस्ट डोमेन में वह असहाय था। वह केवल डोमेन के विस्तार और बदलावों को देख सकता था, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति खो चुका था। सड़क पर सन्नाटा छाने लगा था, क्योंकि अधिकांश लोग या तो मारे जा चुके थे या अपनी जान बचाकर छिप गए थे। तभी गुनगुन के पीछे एक खौफनाक परछाई उभरी। वह बिना सिर वाला शरीर था, खून से लथपथ, और उसके हाथों के दस्तानों से अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था। जैसे ही उन बर्फीले हाथों ने गुनगुन का सिर जकड़ा, उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पारलौकिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके कंधों से घने काले बाल निकले और प्रेत के हाथों को जकड़ लिया। इस कश्मकश के बीच गुनगुन ने फुर्ती से रोहित के कटे हुए सिर को उस खूनी धड़ की गर्दन पर टिका दिया। जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष। रोहित की गर्दन के पास का घाव धीरे धीरे भरने लगा। हेडलेस घोस्ट शैडो की प्रवृत्ति शरीर के अंगों को जोड़ना था, और उसने रोहित के सिर को धड़ से चिपकाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। अधूरा जुड़ाव। सिर का केवल वह हिस्सा जुड़ा जिसमें प्रेत की शक्ति थी। चेतना का संकट। सिर का दूसरा हिस्सा, जिसमें रोहित की वास्तविक चेतना कॉन्शियसनेस थी, अभी भी अलग थलग पड़ा था। गुनगुन की हालत बिगड़ती जा रही थी।
उसने जिस हेयर घोस्ट को नियंत्रित किया था वह अब उस पर हावी हो रहा था। काले बाल उसे निगलने लगे थे। उसकी आंखों में हताशा थी, लेकिन वह रोहित के शरीर को तब तक नहीं छोड़ना चाहती थी जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। रोहित सब देख रहा था। उसे पता था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो गुनगुन मारी जाएगी और वह खुद भी हमेशा के लिए एक भटके हुए प्रेत में बदल जाएगा। अंतिम दांव। रोहित ने अपनी घोस्ट आई की पूरी शक्ति लगा दी। उसने चौथे स्तर के घोस्ट डोमेन की परतों को किसी कागज की तरह मोड़ना फोल्ड शुरू किया। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी। वह डोमेन के स्थान को इस तरह बदल रहा था कि उसका बाकी आधा सिर अपने आप गर्दन के साथ सिंक हो जाए। रोहित, रोहित। गुनगुन की आवाज़ अब केवल एक फुसफुसाहट रह गई थी। उसका शरीर लगभग पूरी तरह उन काली लटों में समा चुका था। केवल उसका सिर और हाथ बाहर थे, जो रोहित के ठंडे शरीर को मजबूती से थामे हुए थे। वह पूरी तरह रोहित पर भरोसा कर रही थी। क्या रोहित समय रहते अपनी चेतना वापस पा सकेगा और गुनगुन को उस काली दुनिया से खींच पाएगा? जेमिनाई सेड। चारों ओर फैले उन घने काले बालों की गहराई से खींचने वाली शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। ये खिंचाव बिना सिर वाले उस शव के हाथों की पकड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे गुनगुन की चीख निकल गई। उसका चेहरा बेरहमी से फटने लगा, खाल और मांस की एक परत उखड़ गई, क्योंकि वह उस शव के नियंत्रण से छिनकर उन काले बालों के ढेर में समाती जा रही थी। वह लगभग पूरी तरह दफन हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी जीवित थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। बाहर रह गए उसके हाथ हताशा में उस शव से लिपटे हुए थे, लेकिन ये साथ ज्यादा देर नहीं चला। बस एक क्षण में गुनगुन की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने अपना सहारा छोड़ दिया। किसी डूबते हुए व्यक्ति की तरह उसके हाथ अवचेतन अवस्था में हवा में छटपटाने लगे। जैसे ही गुनगुन के हाथ उसके पीछे मौजूद उन अजीब बालों के ढेर में पूरी तरह समाने वाले थे, तभी एक बर्फीली हथेली ने अचानक उसकी ओझल होती कलाई को पकड़ लिया। रोहित के उस आधे सिर वाले शव में हलचल हुई। ये हरकत हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाले प्रेत की परछाई की नहीं हो सकती थी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि रोहित की चेतना वापस लौट आई थी। जेमिनाई सेड। अध्याय 587, समझ से परे अजनबी। गुनगुन पूरी तरह हताशा में डूबी थी। वह जानती थी कि जैसे जैसे वह दुष्ट प्रेत पुनर्जीवित हो रहा था, उसकी मृत्यु निकट थी। वे डरावने घने बाल इतने भयानक थे मानो वे नर्क की पाताल गहराई से जुड़े हों और उसका पूरा अस्तित्व अपने भीतर खींच लेना चाहते हों। ये खिंचाव अपराजय था, क्योंकि वह प्रेत स्वयं उसके अपने शरीर के भीतर था। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती थी। वह इस तरह मरना नहीं चाहती थी। अगर उसे मरना ही होता तो वह अब तक जीवित नहीं रहती। जब वह एक घोस्ट मैनिपुलेटर प्रेत संचालक बनी थी, तभी वह टूट गई होती और खुद को खत्म कर लिया होता। जैसे ही गुनगुन को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर उन अजीब बालों में समा रहा है, उसके हाथ जो अभी तक नहीं निगले गए थे उन्हें किसी ने कलाई से पकड़ लिया। वह हथेली बर्फ की तरह ठंडी और सख्त थी, जिसमें किसी जीवित व्यक्ति की गर्माहट का नामो निशान नहीं था, मानो किसी लाश ने उसे थाम लिया हो। ये रोहित है। उन भयावह बालों से घिरी गुनगुन, जो अब बाहर का दृश्य देखने में असमर्थ थी पर अभी भी जीवित थी, उसे कुछ एहसास हुआ। उसके दिल का डर तुरंत दब गया और जीवन की एक नई उम्मीद जगी। उसने फौरन रोहित की कलाइयों को मजबूती से पकड़ लिया। गुनगुन मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन बालों की अनगिनत लटों ने उसके चेहरे को जकड़ लिया था। उसे तब तक लपेटते रहे जब तक कि केवल एक इंसानी आकृति शेष न रह गई। यहाँ तक कि उन बर्फीले काले बालों ने उसका मुंह तक भर दिया था। ये बाल न केवल उसके सिर से उग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से फूट रहे हों। जिसने मुझे निशब्द कर दिया है, उसे मेरी स्थिति का पता होना चाहिए, लेकिन क्या वह मुझे समय रहते बचा पाएगा? हैरानी के साथ साथ गुनगुन फिर से चिंतित होने लगी। वह अब अपने शरीर के अंदर मौजूद प्रेत को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह प्रतिशोधी आत्मा उसे भीतर से नष्ट कर रही थी। भले ही रोहित ठीक हो गया हो, फिर भी शायद वह इस सब को रोकने में सक्षम न हो। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। गुनगुन को महसूस हुआ कि उसे जकड़ने वाले वे घने काले बाल अब पीछे हटने लगे हैं, और धीरे धीरे उसे अपने पास जमीन की मौजूदगी का एहसास होने लगा। अब पाताल की गहराई में डूबने या गिरने जैसा कोई एहसास नहीं था। उसके ऊपर प्रेत का प्रभाव कम होता दिख रहा था। नहीं, कम नहीं, बल्कि उसे दबाया सप्रेस जा रहा था। उसका प्रेत अब पुनर्जीवित नहीं हो रहा था, बल्कि अपनी सबसे शांत अवस्था में लौट रहा था, और अंततः उसे अपने भीतर प्रेत की मौजूदगी का एहसास तक होना बंद हो गया, मानो वह अभूतपूर्व रूप से तेज इंद्रियों वाली एक सामान्य इंसान बन गई हो। एक पल बाद प्रेत के दबते ही गुनगुन आखिरकार फिर से हिलने डुलने में सक्षम हो गई। उसने तेजी से अपना सिर उठाया और अपनी आंखों के सामने लटकती काले बालों की लटों के बीच से वह मुश्किल से उस नज़ारे को देख पाए।
उसने देखा कि रोहित उसके सामने उकड़ू बैठा था, उसका शरीर खून से लथपथ था, जिससे खून की तेज गंध आ रही थी, और उसकी गर्दन पर केवल आधा सिर था जो दिखने में हिंसक और भयानक लग रहा था। वह जीवन के किसी भी लक्षण से पूरी तरह रहित दिखाई दे रहा था, बस एक पूरी तरह से पुनर्जीवित प्रेत जैसा। ये स्थिति तो बहुत खराब है। रोहित के आधे गायब सिर को देखकर गुनगुन के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। प्रेत के दमन से मुक्त होने की खुशी पूरी तरह गायब हो गई। वह रोहित को बचाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल रही थी और उसकी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। पुराने रोहित की चेतना उसके सिर के ऊपरी आधे हिस्से में निवास करती थी, निचला आधा हिस्सा तो बिना किसी विसंगति के बस एक साधारण शव था। लेकिन अब सिर का वह आधा हिस्सा जो रोहित की चेतना का प्रतिनिधित्व करता था, गायब हो चुका था। क्या ये चेतना की वापसी थी या किसी और प्रेत का पुनर्जन्म? गुनगुन को रोहित की हथेली से आती ताकत महसूस हो रही थी, मानो कोई मौत से ठीक पहले किसी चीज को बेतहाशा पकड़ रहा हो। सख्त उंगलियां ढीली होने का कोई संकेत नहीं दे रही थीं। उसने देखा कि उसके शरीर पर मौजूद वे डरावने काले बाल लगभग गायब हो चुके थे। उसने अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उस बर्फ जैसी ठंडी हथेली से बच नहीं सकी। रोहित वहां बिना किसी हरकत के चुपचाप बैठा रहा, मानो सन्नाटे में डूबा हो। उसने न तो उस पर हमला किया और न ही उसे छोड़ा, और न ही किसी तरह का कोई संकेत दिया। क्या मुझे घोस्ट कैंडल जलानी चाहिए? गुनगुन ने अपनी जेब को छुआ, उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। हालांकि घोस्ट कैंडल पहले भी जलाई गई थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा नहीं जली थी क्योंकि उसका इस्तेमाल पहले केवल बिना सिर वाले शरीर को खोजने के लिए किया गया था और उसने सीधे तौर पर प्रेत के हमले का प्रतिरोध नहीं किया था। इसलिए अभी भी आधी से ज्यादा घोस्ट कैंडल बची हुई थी। उसने सोचा, अब घोस्ट कैंडल का उपयोग करना बेकार है। यदि रोहित वास्तव में अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो घोस्ट कैंडल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उसके भीतर का प्रेत बहुत भयानक है। बस उसके शव को एक पल के लिए छूने से ही मैं लगभग मर गई थी जब प्रतिशोधी आत्मा पुनर्जीवित हुई थी। गुनगुन ने अपने होंठ चबाए, वह इसका उपयोग करने में संकोच कर रही थी और उसने उम्मीद छोड़ने का फैसला किया। यदि रोहित सामान्य हो गया, तो बाद में एक घोस्ट कैंडल की बर्बादी को समझाना कठिन होगा। यह एक अत्यंत कीमती वस्तु थी और अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह कभी भी दूसरी मोमबत्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकती थी। यदि उसने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया, तो वह इसकी भरपाई करने की सामर्थ्य नहीं रखती थी। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। गुनगुन ने कुछ समय तक निरीक्षण करने का फैसला किया। कम से कम अब प्रेत के पुनर्जीवित होने का जोखिम तो टल गया था और उसकी स्थिति सामान्य हो गई थी। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह पहले से बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? रोहित की चेतना वास्तव में वापस आ गई थी, लेकिन यह वापसी सामान्य नहीं थी। उसके अस्तित्व के साथ एक समस्या थी। घोस्ट डोमेन को जबरदस्ती विकृत डिस्टॉर्ट करते हुए उसने अपने आधे सिर को अपने शरीर के साथ ओवरलैप कर लिया था। यह ओवरलैप बहुत खुरदरा था, मानो शरीर में कोई बाहरी चीज ठूंस दी गई हो जो उसके सिर के दूसरे आधे हिस्से के साथ सुचारू रूप से नहीं जुड़ी थी। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह इस बात की चिंता नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने देखा कि गुनगुन उस प्रेत के पुनर्जीवित होने से मरने ही वाली थी। रोहित को लगा कि यदि उसकी मृत्यु हो गई और उसके बगल में एक नया और अज्ञात भूत पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। भले ही उसका पद गुनगुन से कहीं ऊपर था, लेकिन ऐसी स्थिति में इस नाजुक संतुलन को तोड़ने के लिए केवल एक भूत ही काफी था जो उसे अपने शरीर में लौटने से रोक सकता था। शरीर में लौटने और प्रेत की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ होने का स्वाभाविक रूप से मतलब ये होता कि एड टोन म्यूजिक बॉक्स के शाप से उसकी भी मौत हो जाती। घोस्ट डोमेन के माध्यम से अपनी चेतना को ढोते हुए जब उसका आधा सिर उसके शरीर के साथ ओवरलैप हो गया, तब वह वास्तव में शरीर को कुछ क्रियाएं करने के लिए नियंत्रित कर पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह नियंत्रण बस यहीं तक सीमित है। रोहित ने महसूस किया कि उसकी चेतना शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए किसी और चीज से संघर्ष कर रही थी, या शायद ये कहना अधिक सटीक होगा कि उसकी वर्तमान स्थिति एक भूत होने के समान थी, बस अन्य भूत उसके काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। हालांकि मैं अभी भी वही हूं, लेकिन मेरी चेतना मेरे मस्तिष्क और मेरे शरीर से अलग हो गई है। मैं एक प्रकार का शापित अस्तित्व बन गया हूं, और यह शाप मेरी खोपड़ी में परजीवी की तरह बस गया है, जिसने मुझे एक विकृति एबरेशन में बदल दिया है। सामान्य परिस्थितियों में मुझे मर जाना चाहिए था, चेतना बनाए रखने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एड टोन म्यूजिक बॉक्स ने मुझे जीवित रखा है। ये वास्तव में एक विरोधाभास है। रोहित इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि उसके विचार स्पष्ट थे। उसने अपनी अतीत की और वर्तमान की यादें संजो कर रखी थीं, और उसके पहले के जीवित रहने की स्थिति में कोई अंतर नहीं था। एकमात्र अंतर उसके दिमाग में अभी भी गूंजती वह खोखली और भयानक घंटी की आवाज़ थी। एड टोन म्यूजिक बॉक्स का शाप जारी था, लेकिन इसी शाप के कारण रोहित की चेतना शरीर में लौटने के बाद अन्य भूतों द्वारा तुरंत नष्ट नहीं हुई, और वह धीरे धीरे इस शरीर पर फिर से नियंत्रण पा रहा था।
दूसरे शब्दों में, इस म्यूजिक बॉक्स के संरक्षण में रोहित एक अधिक विशिष्ट अस्तित्व बन गया था। यदि इस गुण को बनाए रखा जा सके तो रोहित निस्संदेह भूतों के पुनरुत्थान के जोखिम के डर के बिना हिंसक प्रेतों की शक्ति का बेरोक-टोक उपयोग कर सकता था। क्योंकि एक बार जब पुनर्जीवित भूत ने म्यूजिक बॉक्स के शाप को दबा दिया तो रोहित की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फिलहाल वह शाप की ताकत से अनजान था और यह भी नहीं जानता था कि क्या वह एक निश्चित स्तर के भूतों का सामना कर सकता है। हालांकि वह ये सब सोच रहा था, उसकी चेतना धीरे धीरे लौट रही थी और समय बीतने के साथ उसके शरीर का भूत पीछे हट रहा था। म्यूजिक बॉक्स के शाप ने प्रेत की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे रोहित की चेतना की सुचारू वापसी सुनिश्चित हो गई। पूरे आधे घंटे के बाद जमीन पर लाश की तरह उकड़ू बैठे रोहित ने आखिरकार अपनी गर्दन को थोड़ा हिलाया। इस हलचल ने गुनगुन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह संदेह और अनिश्चितता से भर गई, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि जिसने हरकत की वह रोहित था या उसके शरीर के अंदर का भूत। साफ नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की स्थिति अब मेरी दृष्टि को सामान्य होने की अनुमति नहीं देती है। आखिरकार मेरा आधा सिर गायब है और मेरी आंखों का धुंधला होना स्वाभाविक है। जैसे ही गुनगुन घबराहट से भर गई, रोहित की एक आंख, जिसने अपनी चमक खो दी थी और राख जैसी बेजान हो गई थी, अचानक फट गई और उस दरार के भीतर एक और आंख दिखाई दी। ये बिना पुतली वाली एक लाल घोस्ट आई थी। इस प्रेत आंख ने कोटे में मृत आंख की जगह ले ली, जिससे रोहित को अपनी दृष्टि वापस मिल गई। रोहित! गुनगुन ने उसे पुकारने की कोशिश की। उसके चेहरे पर किसी भी चीज से ज्यादा डर और बेचैनी दिख रही थी। हाँ, मैं ही हूँ। रोहित का गला हिला और वह बोला। उसकी आवाज़ अजीब थी, ऐसी जिसे कोई जीवित व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता। आखिरकार वह अब एक जीवित इंसान नहीं रह गया था, बल्कि केवल एक क्षतिग्रस्त सिर वाला शरीर मात्र था। जवाब सुनकर, भले ही रोहित कितना भी डरावना क्यों न दिख रहा हो, गुनगुन ने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार सफलता मिल ही गई। तमाम जटिलताओं के बावजूद रोहित का सिर वापस जुड़ गया था और उसने अपना शरीर वापस पाने में उसकी मदद की थी। शुक्र है कि यह सब खत्म हुआ। मुझे लगा था कि मैं आज यहाँ मारी जाऊंगी, गुनगुन ने कहा। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम्हारा सिर अचानक इस तरह कैसे गिर गया? क्या तुम पर किसी प्रेत ने हमला किया था? स्पष्ट नहीं है। बात करते समय रोहित का बचा हुआ आधा सिर हिला। उसकी आवाज़ अभी भी विचित्र और कर्कश सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके विचार एकदम स्पष्ट थे और वह पिछली घटनाओं पर विचार कर रहा था। वहां किसी हिंसक प्रेत की मौजूदगी की कोई चेतावनी नहीं थी, कोई पूर्वाभास नहीं था। बस अचानक खतरे का एक सहज एहसास हुआ और फिर किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले सिर धड़ से अलग हुआ और उसके बाद गिरे हुए सिर के दो टुकड़े हो गए। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति या यहाँ तक कि अधिकांश घोस्ट डोमेन नियंत्रक भी बचने की किसी उम्मीद के बिना मर चुके होते। अगर एटोन म्यूजिक बॉक्स का शाप न होता तो रोहित भी जीवित नहीं बच पाता। जेमिनाई सेड। अध्याय 588 अटकलें। गुनगुन ने रोहित की ओर देखा, जो पूरी तरह स्थिर खड़ा था, जैसे ख्यालों में खोया हो। वह खुद को बोलने से नहीं रोक सकी। अगर तुम्हें कोई कारण समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करना छोड़ दो। इस वक्त तुम्हारा जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या तुम सच में इस हालत में ठीक हो? मेरा मतलब है, तुम्हारा केवल आधा सिर बचा है। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? सबसे धैर्यवान व्यक्ति के लिए भी अपने आसपास आधे सिर वाले किसी व्यक्ति को घूमते हुए देखना बर्दाश्त से बाहर था। रोहित का सख्त और बर्फीला शरीर थोड़ा हिला। वह अपनी स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। मुझ पर जो हमला हुआ वह कोई सामान्य अलौकिक घटना नहीं लगती। यह एक सोची समझी साजिश, टारगेटेड असॉल्ट महसूस होती है। मैं सड़क पर चल रहा था और फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक मुझ पर यह विचित्र हमला हुआ। यह हमला 2 चरणों में हुआ। पहले मेरा सिर धड़ से अलग किया गया और फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट था, मुझे एक ही वार में मार देना ताकि बचने का कोई मौका न रहे। अगर यह किसी प्रेत का हमला होता तो ऐसा नहीं होता। एक बार हमला करने के बाद प्रेत तुरंत दोबारा हमला नहीं करता, खासकर उसी जगह पर। गुनगुन ने हैरानी से कहा, तुम्हें लगता है कि यह किसी इंसान ने किया है? क्या ये किसी घोस्ट कंट्रोलर का काम था? एक प्रेत द्वारा हत्या और एक घोस्ट कंट्रोलर द्वारा हत्या में काफ़ी समानताएं होती हैं, बल्कि बाद वाला और भी डरावना हो सकता है। जहां प्रेतों को हत्या के लिए कुछ नियमों रूल्स का पालन करना पड़ता है, वहीं प्रेत की शक्तियों वाला इंसान उन नियमों को दरकिनार कर सीधा हमला कर सकता है। 80% से अधिक संभावना है कि मुझे निशाना बनाया गया है, क्योंकि दूसरे हमले के बाद अब तक तीसरा हमला नहीं हुआ। अगर कोई प्रेत मुझे मारना चाहता तो वह 2 हमलों के बाद रुकता नहीं, वह तब तक हमला करता रहता जब तक मैं पूरी तरह खत्म न हो जाता। रोहित धीरे से खड़ा हुआ। इसलिए किसी प्रेत द्वारा मुझे निशाना बनाने की संभावना कम और तर्कहीन है। लेकिन अगर यह कोई घोस्ट कंट्रोलर है तो सब कुछ समझ आता है।
पहले हमले के बाद जब मैं नहीं मरा तो उस घोस्ट कंट्रोलर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं मर चुका हूं, दूसरा वार किया। दूसरे हमले के बाद उन्हें लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है, इसलिए उन्होंने फिर हमला नहीं किया। रोहित की लाल आंख ने घोस्ट डोमेन के पार देखा। उसे जांच करनी थी, उसे सच जानना था। अगर यह किसी घोस्ट कंट्रोलर का काम निकला तो उसे बदला लेना था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। जब तक एयरटोन म्यूजिक बॉक्स का शाप मौजूद था वह मर नहीं सकता था। हालांकि रोहित का मन भारी था, वह हमला बहुत भयानक था। उसने घोस्ट डोमेन की 4 परतों और उसके शरीर के अंदर मौजूद प्रेत के प्रतिरोध को नज़रअंदाज कर दिया था और पलक झपकते ही उसका सिर काट दिया था। भले ही शाप के कारण वह अभी नहीं मर सकता था, लेकिन दोबारा ऐसा हमला हुआ तो उसका सामना करना मुश्किल होगा। ये स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने सीजर होटल में महसूस की थी। वहां एक विशाल सड़ते हुए आदमी का प्रेत था जो पदचिह्नों पर पैर रखकर हमला करता था। वह हमला भी दूरी और डोमेन की परवाह नहीं करता था। क्या मुझे इस तरह के हमलों का मुकाबला करने के लिए उस प्रेत के हाथ से वह खौफनाक लकड़ी काटने वाला चाकू, फायरवुड नाइफ हासिल करना होगा? चूंकि मैं अब मर नहीं सकता तो मुझे अचानक मारे जाने का डर भी नहीं है। रोहित ने अपने विकल्पों को तौला। उसे लगा कि यह योजना व्यावहारिक है। पहले वह अनजान प्रेत से सीधे उलझने में हिचकिचाता था, लेकिन अब उसकी जान पहले ही जा चुकी थी, अब कोई डर नहीं बचा था। जल्दबाजी नहीं, कार्रवाई करने से पहले मुझे पक्का करना होगा कि असल में हो क्या रहा है। रोहित ने इस विचार को फिलहाल अपने दिल में दबा लिया। वह सच जानना चाहता था। म्यूजिक बॉक्स का शाप कई दिनों तक चल सकता था, इसलिए उसके पास जांच के लिए पर्याप्त समय था। आज रात ही वह सब साफ कर देगा। उसे पहले से ही एक शक था, बस पुष्टि होनी बाकी थी। लेकिन उससे पहले रोहित को ठीक होना था। इस हालत में वह कमज़ोर था। एक बार फिर रणधीर के घोस्ट कॉन्वेंट का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करना होगा। ये पहली बार नहीं है। रोहित की नज़र पिंगोन होटल में अपने कमरे की ओर गई। उस कमरे की अलमारी में सोने का एक संदूक था जिसमें रणधीर का प्रेत कैद था। रोहित को भरोसा था कि वहां से उसे चुराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। वह आगे बढ़ा। रुको, 1 मिनट रुको। गुनगुन ने उसे रोका। रोहित रुका और पीछे मुड़कर देखा। गुनगुन जमीन पर पड़ी थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका निचला शरीर सुन्न पड़ गया था। प्रेत के पुनरुत्थान के प्रभाव। रोहित ने उसे देखा। स्थिति साफ थी। गुनगुन का शरीर तेजी से खराब हो रहा था। रोहित द्वारा प्रेत को दबाना बस एक अस्थायी समाधान था। क्या तुम मुझे उठाओगे नहीं? गुनगुन ने कहा। क्षमा करना, मैं कुछ और सोच रहा था। रोहित गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हल्की और कमज़ोर रोहित को महसूस हुआ कि इस महिला के शरीर में वह ताकत नहीं बची जो होनी चाहिए। ये घोस्ट कंट्रोलर्स की एक आम समस्या थी, उनके शरीर धीरे धीरे गल रहे थे। इस बार तुमने मेरी मदद की, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, रोहित ने उसकी ओर देखते हुए कहा। गुनगुन चौंक गई और बोली, क्या तुमने भी मुझे पिछली बार ट्रेनिंग बेस पर नहीं बचाया था? वह समय तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वैसे भी हमें इतने शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, प्रेत का जागना शुरू हो चुका है। और तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम भी अब ज्यादा दिन नहीं बचोगे। उसने कड़वी मुस्कुराहट के साथ यह कहा। वह जानती थी कि एक दिन ऐसा ही होगा। रोहित, जिसका केवल आधा सिर बचा था, वाकई डरावना लग रहा था, लेकिन उसने अपनी विचित्र आवाज में जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, कम से कम अभी तो नहीं। वह गुनगुन को लेकर पिंगोन होटल के अपने कमरे में वापस चला गया। अध्याय 589, विचित्र वस्तुओं का निर्माण। रोहित की चेतना गुनगुन की मदद से सुरक्षित वापस आ गई थी। कुछ खतरों के बावजूद वह कम से कम जीवित था। दोनों पिंगोन होटल लौटे। ये रोहित का कमरा था। हालांकि वह कुछ समय के लिए दूर था, लेकिन कमरे में किसी ने कुछ भी छुआ नहीं था। उसके छोड़े हुए महत्वपूर्ण सामान वहीं थे, जैसे रणधीर का प्रेत, बक्सों में रखी लाल कढ़ाई वाले जूते और कुछ सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स। एक पल मेरा इंतजार करो। रोहित ने गुनगुन को सोफे पर बैठाया और कमरे में चला गया। उसने घोस्ट डोमेन की चौथी परत को वापस नहीं लिया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह हमला फिर से होगा या नहीं। यदि उस पर हमला करने वाला कोई घोस्ट कंट्रोलर था तो ये डोमेन अभी भी काम आएगा। इसके अलावा अब वह प्रेत के पुनरुत्थान की चिंता किए बिना लंबे समय तक उसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसके दिमाग में एयरटोन म्यूजिक बॉक्स की घंटी का शाप अभी भी गूंज रहा था। गुनगुन ने देखा कि रोहित के हत्ते ही उसके काले बाल फिर से तेजी से बढ़ने लगे थे। रोहित की शक्ति के बिना उसका शरीर फिर से प्रेत द्वारा खाया जा रहा था। ये प्रक्रिया अब अपरिवर्तनीय थी जब तक कि रोहित उसके पास न हो। लगता है स्थिति मेरी सोच से भी बदतर है। रोहित जल्दी ही बाहर निकला। उसका आधा सिर अभी भी वैसा ही था और शरीर से बर्फीली ठंडक निकल रही थी। गुनगुन ने देखा कि रोहित के हाथों में एक छोटा सुनहरा संदूक था।
जब तक मुख्यालय मुझे दूसरा प्रेत नियंत्रित करने में मदद नहीं करता, मेरा अंत निश्चित है। लेकिन मेरी इस हालत में वे मेरी अर्जी पक्की तौर पर खारिज कर देंगे, गुनगुन ने कहा। सोफा काले बालों से ढक चुका था, पर वह डरी नहीं थी। उसे पता था कि रोहित यहाँ है। मुख्यालय के पास दूसरा प्रेत नियंत्रित करने की विधि इसलिए है क्योंकि वे हमारे द्वारा पकड़े गए सभी प्रेतों पर शोध करते हैं। मेरे पास एक अधूरी योजना है जो शायद तुम्हारे काम आ सके। रोहित ने गुनगुन की कमजोर बांह पकड़ी। रोहित के घोस्ट हैंड के स्पर्श मात्र से गुनगुन के बाल वापस सिकुड़ने लगे। रोहित की शक्ति ने उसे अस्थायी रूप से सुरक्षित कर दिया था। तुम क्या करने वाले हो? गुनगुन ने उत्सुकता से पूछा। अभी उस पर चर्चा करने का समय नहीं है, पहले शरीर को संभालते हैं, रोहित ने विचित्र स्वर में कहा और अपने सामने रखे संदूक को खोल दिया। तुरंत ही कमरे में सड़ी हुई लाश की ऐसी दुर्गंध फैली कि जी मिचलाने लगा। क्या ये कोई प्रेत है? गुनगुन ने अंदर झांका और उसका चेहरा उतर गया। अंदर एक सड़ती हुई लाश अजीब स्थिति में मुड़ी हुई पड़ी थी। रोहित ने कहा, हाँ, ये रणधीर का प्रेत है, कोड नाम घोस्ट कॉन्वेन। मैंने इसे मुख्यालय की पहली मीटिंग में उससे छीना था। ये बहुत विशेष प्रेत है। देखते ही देखते वह सड़ती हुई लाश हिलने लगी। रोहित ने उसका गला पकड़ लिया। वह शरीर बिखर गया, लेकिन असली प्रेत एक धुंधली इंसानी परछाई रोहित के हाथ में थी। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर गुनगुन की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित का आधा कटा हुआ शरीर खुद ब खुद चीख होने लगा। उसका सिर फिर से पूरा हो गया, शरीर में गर्माहट वापस आ गई। ये कैसे संभव है? तुम्हारा शरीर ठीक हो गया? गुनगुन लगभग चिल्ला उठी। रोहित शांत रहा। ये प्रेत आसपास की चीज़ों को प्रभावित कर सकता है, शरीर को भी। मैंने इसका उपयोग अपने शरीर को ठीक करने के लिए किया, लेकिन केवल उन हिस्सों को जो हिंसक प्रेतों द्वारा पूरी तरह नष्ट नहीं किए गए हैं। उसने अपनी उस बांह की ओर देखा जो अभी भी काली, ठंडी और लाश जैसी थी। इतना ही नहीं, रोहित ने गुनगुन के शरीर को भी ठीक कर दिया। उसके शरीर का सूखा हुआ मांस फिर से भरने लगा, रंगत निखर गई। अचानक वह कमजोर गुनगुन एक अत्यंत सुंदर और सुडौल महिला में बदल गई। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ और बदलाव चाहिए? रोहित ने पूछा। गुनगुन ने आईने में खुद को देखा। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। कप्तान, यह क्या है? क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया? मैं पहले इतनी सुडौल बिग नहीं थी, उसने अपने सीने की ओर देखते हुए कहा। रोहित का चेहरा शांत था। मैंने बस एक दूसरी महिला के शरीर से तुलना करके इसे सबसे बेहतर रूप दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, गुनगुन ने तुरंत जवाब दिया। रोहित ने उस प्रेत घोस्ट कॉन्वेंट को एक क्रिस्टल पेंडेंट के भीतर कैद कर दिया। उसने घोस्ट डोमेन की 5वीं परत का उपयोग करके उस प्रेत को एक छोटे काले बिंदु में सिकोड़ दिया। इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रेत जाग रहा है, इसे पकड़कर खुद को सुझाव सेल्फ सजेस्ट देना। यह उसे दबा देगा, लेकिन इसे कम इस्तेमाल करना, क्योंकि जितना ज़्यादा उपयोग करोगी, ये काला बिंदु उतना ही बड़ा होगा और अंततः प्रेत आज़ाद हो जाएगा। गुनगुन हैरान थी। कप्तान, क्या आप वाकई यह कीमती चीज़ मुझे दे रहे हैं? मैं इसे बस उधार दे रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो ये तुम्हारा है। अगर जीवित रहा तो बाद में वापस ले लूँगी। और यह घोस्ट कैंडल भी रखो, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। गुनगुन मुस्कुराए। उसे रोहित में जीवन की उम्मीद दिखी। कप्तान, शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो, मुझे कुछ काम है। रोहित ने दरवाजे की ओर इशारा किया। गुनगुन रुक गई, अपने बालों को सहलाया और बोली, कप्तान, काफ़ी रात हो गई है। मैं यहाँ रुकने, आपके साथ नहाने और समय बिताने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक टीममेट मत समझिए। उसने रोहित की आंखों में झांका। ज़रूरत नहीं है, रोहित ने रूखा जवाब दिया। गुनगुन को गुस्सा आ गया। वह दरवाजे तक गई, फिर मुड़कर पूछा, कप्तान, क्या आप नपुंसक इम्पोर्टेंट हैं? रोहित का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मुझे भड़का रही हो? गुनगुन डरकर तुरंत भाग गई। वह उसे चिढ़ा रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि रोहित उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। कमरे से बाहर निकलकर वह अपने कमरे की ओर गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज उसे लगा कि दुनिया पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। रोहित उसकी उम्मीद था।